चलिए, वेलकम टू द CGPSC कोच। लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज थोड़ा टेक्निकल इशू के कारण लेट हो गया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। चलिए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं जल्दी से। आप लोग जल्दी लाइव आ जाएं, जल्दी से कनेक्ट हो जाएं और जितना अधिक हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में और जो भी अभी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन तक यह लिंक ज़रूर पहुंचा दें ताकि उनको यह लाभ प्राप्त हो सके। तो हमारे इस निःशुल्क लाइव क्लास में हम फिर से आपका स्वागत करते हैं और छत्तीसगढ़ के इतिहास में प्राचीन इतिहास को आज हम पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि इतिहास क्या है भाई, बीते समय में जो भी घटनाएं घटी है उसका एक निश्चित काल अनुक्रम के अनुसार हम उसे एक साइक्लिक ऑर्डर में, है ना, एक श्रेणीबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं। इसी को हम इतिहास कहते हैं। विश्व का भी इतिहास है, भारत का भी इतिहास है और अपना छत्तीसगढ़ का भी इतिहास है। तो हम छत्तीसगढ़ के इतिहास को समझने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि हमको पता है कि इतिहास को हम सामान्य रूप से अध्ययन करने के लिए इसे 3 श्रेणियों में बांट देते हैं। एक तो हम पाषाण काल कह देते हैं, दूसरा प्रागैतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। जहाँ हम पाषाण काल की बात करते हैं तो पाषाण काल में हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला, केवल एविडेंसेस मिले हैं। कैसा एविडेंसेस? पुरातात्विक जो साक्ष्य हैं उन्हीं के आधार पर हम कहते हैं कि ये पाषाण काल से संबंधित बातें हैं। वहाँ हम मूल रूप से पत्थरों से बने औजार और उससे जो भी कलाकृतियाँ इत्यादि बनाई गई हैं उसी के आधार पर उसका अध्ययन कर पाते हैं। लेकिन हम प्रोटोहिस्ट्रिक एज या प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं तो प्रागैतिहासिक काल के दौरान हम देखते हैं कि हमें लिखित साक्ष्य भी मिला है, लेकिन लिखित साक्ष्य को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। लेकिन छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अगर हम प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में हम प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन नहीं करेंगे, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल से संबंधित अभी तक कोई मजबूत एविडेंस नहीं मिला है। मैं नहीं कह रहा कि छत्तीसगढ़ में एविडेंसेस नहीं मिले हैं। प्रागैतिहासिक जो प्रागैतिहासिक काल है, प्रोटोहिस्ट्रिक एरा है, उससे संबंधित साक्ष्य नहीं मिले हैं, ऐसी बात नहीं है। मजबूत एविडेंसेस नहीं मिले हैं जिसके आधार पर हम ये कह सकें, सीना ठोक के कह सकें कि हाँ भाई छत्तीसगढ़ प्रागैतिहासिक काल से डेफिनेटली संबंधित रहा है। हम इसके बाद ऐतिहासिक काल की बात करें तो ऐतिहासिक काल में हमें लिखित साक्ष्य मिला है, उसे पढ़ा भी जा चुका है। तो इस प्रकार से हम इतिहास के कालखंडों का अध्ययन करते हैं। आइए आज हम मूल रूप से प्राचीन इतिहास या प्रागैतिहासिक काल के विषय में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। इतिहास का वह समय जिसमें लिखित जानकारी या साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमें मूल रूप से जो एविडेंसेस हैं, पुरातात्विक साक्ष्य हैं, इसके माध्यम से ही जानकारियां प्राप्त होती हैं। इसमें मूल रूप से 3 खंड यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। एक तो पूर्व पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है और नव पाषाण काल। चूंकि पूर्व पाषाण काल का जो टाइम पीरियड रहा है वह 12,000 ईसा पूर्व के लगभग का है और 8,000 से 12,000 ईसा पूर्व के लगभग टाइम मध्य पाषाण काल का रहा और 3,300 ईसा पूर्व तक का जो समय है वह नव पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, है ना, हम पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल को थोड़ा सा एविडेंस के आधार पर समझने का प्रयास करें तो स्थल साक्ष्य कौन कौन से हमें प्राप्त होते हैं, इसके आधार पर आप देखिएगा कि पूर्व पाषाण काल लगभग हम लोगों ने देखा कब से कब तक, लगभग 1200 ईसा पूर्व तक ये टाइम पीरियड रहा है पूर्व पाषाण काल का। वहीं मध्य पाषाण काल का जो समय है ये 8,000 से 12,000 ईसा पूर्व तक और 3,300 ईसा पूर्व तक नव पाषाण काल, और इसी के बीच आप कह सकते हैं 8,000 से 3,300 ईसा पूर्व के लगभग उत्तर पाषाण काल का समय काल रहा है ना। यहाँ पर स्थल और साक्ष्य क्या मिले हैं, यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, डेफिनेट टाइम पूछे गए हैं, बहुत बार पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर स्थल और साक्ष्य की अगर हम बात करें तो रायगढ़ जिला बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेसेस हैं, जैसे महानदी घाटी है, गौरेला पेंड्रा मरवाही है ना, राजनांदगांव का जिला है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे हमें साक्ष्य मिले। अब रायगढ़ जिला की बात करें तो रायगढ़ जिला को हम क्या पढ़े थे फर्स्ट क्लास में कि रायगढ़ जिला को शैलाश्रयों का गढ़ कहा जाता है, यानी प्रागैतिहासिक काल
जो सर्वाधिक साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं छत्तीसगढ़ में, है ना, वो रायगढ़ जिला से प्राप्त होता है। ये रायगढ़ जिला आपको ये नक्शा में देख लो, रायगढ़ जिला यहाँ पर पड़ता है। तो ये रायगढ़ जिला में हमको सर्वाधिक क्या मिला है, एविडेंस मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। तो इस प्रकार से रायगढ़ जिला में एक सिंघनपुर की गुफाएं, ये वेरी वेरी आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी, ध्यान में रखना। कई बार जोड़ी मिलाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है, आपसे प्रश्न कर दिया जाएगा कबरा पहाड़, सिंघनपुर की गुफा, धनपुर लिख दिया जाएगा, या आपको चितवा डोंगरी लिख दिया जाएगा। फिर आपको बताना है कि ये मूल रूप से ये जो प्लेसेस हैं ये कहाँ पर पड़ता है ना, इसका लोकेशन कहाँ पर है। ऐसे आपको जोड़ी मिलाओ भी पूछ दिया जाता है। तो भले ये हमको सरल लगता है, लेकिन कई बार अगर ये जोड़ी मिलाओ में पूछ दिया जाए और अगर हमने अध्ययन नहीं किया है तो हमसे प्रश्न गलत हो सकते हैं। तो रायगढ़ जिला की अगर हम बात करें तो रायगढ़ जिला में जो सिंघनपुर की गुफाएं हैं, सिंघनपुर की गुफाओं में मानव आकृतियां, सीढ़ी एवं डंडे आकार के आखेट करता हुआ मनुष्य, हस्तचलित कुदाल मूल रूप से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा चंवर ढाल पहाड़ी पर स्थित और भी बहुत सारे प्लेसेस हैं, और छापा मारा है, भंवर खोल है, सोनबरसा, गीधा, ये और भी बहुत सारे प्लेसेस हैं जहां पर हमको पूर्व पाषाण काल से संबंधित एविडेंस, साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और यही आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पूर्व पाषाण काल से संबंधित साक्ष्य हमें कहाँ मिले हैं। तो रायगढ़ जिला का सिंघनपुर की गुफा, दैट इज वेरी वेरी आईएमपी। इसके बाद अगर हम मध्य पाषाण काल की बात करें तो मध्य पाषाण काल में कबरा पहाड़, वेरी वेरी आईएमपी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और देखो कई बार माइंड आपका कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट करेगा, सिंघनपुर की गुफा लिख देगा, कबरा पहाड़ लिख देगा, अभी तो पढ़ रहे हो तो माइंड में आ भी रहा है, लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो कबरा पहाड़ और सिंघनपुर की गुफा पूर्व पाषाण काल लें कि मध्य पाषाण काल लें कि उत्तर पाषाण काल कि नव पाषाण काल, चारों ऑप्शन दिया रहेगा, दिमाग काम नहीं करेगा। इस नाम से आपको ध्यान में रख करके चलना है। जब भी हम शैलाश्रयों का गढ़ कहते हैं तो वो रायगढ़ है, और रायगढ़ में सिंघनपुर की गुफाएं सर्वाधिक प्राचीन रही हैं। तो सर्वाधिक प्राचीन रही हैं, इस आधार पर आप कह सकते हो कि पूर्व पाषाण काल जो है सिंघनपुर की गुफाओं से संबंधित है। वहीं कबरा पहाड़ की बात करें तो कबरा पहाड़, ठीक है, कबरा, देखो कई बार ऐसा होता है ना, फलक वाले औजार सुने हो, फलक वाले औजार, तो कबरा, चित्रा कबरा ऐसा करके हम लोग बोलते हैं, बहुत सारे कलर इधर उधर चित्रा कबरा बोलते हैं। तो फलक में भी बहुत सारे जो हैं क्रिस्टल्स होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप ये कह सकते हो, इसको ध्यान में ऐसा रखना कि रायगढ़ जिला में एक कबरा पहाड़ है और कबरा पहाड़ में फलक वाले औजार हमको मुख्य रूप से प्राप्त होते हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे तो आसानी से इसे डिकोड कर पाएंगे। क्लियर है। इसके अलावा कबरा पहाड़ में आप देखो लाल रंग की छिपकली, पंक्तिबद्ध मानव का समूह, घड़ियाल, कुल्हाड़ी आदि की भित्ति चित्र प्राप्त हुए। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले तो और कंफ्यूज होते हैं। ये भित्ति चित्र क्या है? भित्ति चित्र, भित्ति मतलब दीवार, चित्र मतलब कि उसमें उकेरा गया, चित्र बनाया गया, तो दीवालों में चित्र बनाया गया, इसी को भित्ति चित्र बोलते हैं, है ना। तो मूल रूप से अगर हम रायगढ़ जिला की बात करें तो कबरा पहाड़ इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसके अलावा बस्तर जिला में कालीपुर और खड़क घाट और घाट लोहांग, भातेवाड़ा और राजपुर, ये ऐसे प्लेसेस हैं जहां हमें मध्य पाषाण काल से संबंधित एविडेंस प्राप्त होते हैं। उत्तर पाषाण काल में गौरेला पिंडरा मरवाही, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आप पुराने बुक में या अपडेट बुक नहीं है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे ना तो ये बिलासपुर लिखा हुआ आपको मिलेगा, तो बिलासपुर लिखा हुआ मिलेगा धनपुर। अब धनपुर बिलासपुर नहीं है, अब क्या गौरेला पिंडरा मरवाही बिलासपुर से अलग हो गया है। तो ये जो धनपुर है ना, ये कहाँ पड़ता है? अब गौरेला पिंडरा मरवाही में पड़ता है। इस नाम से जब भी उत्तर पाषाण काल की बात की जाएगी आप इसे कहाँ लेंगे? धनपुर में लेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ आकृतियों का भित्ति चित्र भी प्राप्त हुआ है। इसके अलावा मध्य जो उत्तर पाषाण काल है, उत्तर पाषाण काल में महानदी घाटी में भी हमको बहुत सारे एविडेंसेस प्राप्त हो जाते हैं। नव पाषाण काल की बात करें तो रायगढ़ जिला में टेरम, राजनांदगांव में बोन टीला, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी में चितवा डोंगरी। अब चितवा डोंगरी को हमेशा हम लोग राजनांदगांव में लेते थे, अब राजनांदगांव में नहीं लेना है, यही प्रश्न आपसे पूछ सकता है ना। तो अब इसे आप किस में लेंगे? मोहला मानपुर चौकी, MMC, ठीक है, मोहला मानपुर चौकी में लेंगे चितवा डोंगरी को। और बोन टीला को आपको कहाँ लेना है?
राजनांदगांव में, और टेरम को कहाँ लेंगे, तो नवपाषाण काल में रायगढ़ जिला में। ठीक, इसके अलावा बालोद में एक प्लेस है जिसका नाम है अर्जुनी। इन सभी स्थान पर पत्थर के औजार जैसे हथौड़े इत्यादि प्राप्त हुए नवपाषाण काल की। नवपाषाण काल में आदमी जो है पूर्ण रूप से आग से परिचित हो चुका था, है ना। आग का कैसे उपयोग करना है, खाने को पका करके खाना है, स्वाद लेना है, इस तरह से आदमी की इच्छाएं और बढ़ती जा रही थी। आदमी का भूख कभी नहीं मिटता, तो आदमी की इच्छाएं फिर बढ़ती जा रही थी। देखो, छत्तीसगढ़ के समग्र अध्ययन में अगर हम कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो ताम्र लौह युगीन काल रहा है और अन्य प्रागैतिहासिक कालीन स्थल रहे हैं। इसको भी थोड़ा देख लेते हैं और इससे जो प्रश्न आपके बनते हैं उन्हीं तथ्यों पर बात करते हैं। ताम्र लौह युगीन काल ये दक्षिण कौशल क्षेत्र में इसका मुख्य रूप से अभाव पाया जाता है, लेकिन कुछ स्थान पर जैसे डॉक्टर स्तंभ पाषाण काल में डॉक्टर लेमन के द्वारा कुछ प्लेसेस फाइंड आउट किए गए हैं, जैसे दुर्ग में धनोरा है, बालोद में करका भाठा, चिरचारी, सोरर, करही भदर, मुजगहन और कबरा घाट। ये ना नाम आपको ध्यान में रहना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूं आपकी रटो इस चीज को, लेकिन आपको नाम कम से कम ध्यान में रहना चाहिए। जब भी करका भाठा, चिरचारी, सोरर, करही भदर या कबरा हाट ऐसा नाम आता है, जैसे कबरा पहाड़ पूछा जाए तो कबरा पहाड़ में आप क्या नाम रखोगे, क्या ध्यान में रखोगे, रायगढ़। लेकिन कबरा हाट पूछ दिया तो रायगढ़ नहीं लेना है, यहां पर आपको लेना है बालोद। तो ऐसे प्रश्न भी कई बार कर दिए जाते हैं और कंफ्यूजन में हमसे गलत हो जाता है। कोंडागांव की बात करें, कोंडागांव में गढ़धनोरा, दंतेवाड़ा में गामावाड़ा। तो ये प्रमुख प्लेसेस हैं जो कि ताम्र लौह युगीन काल से संबंधित रहे हैं। इसके अलावा अन्य प्रागैतिहासिक कालीन स्थल की बात करें तो बसनाझर है, कर्मागढ़, खैरपुर, बोतलदा कई बार पूछता है, बोतलदा कहाँ से रिलेट करता है, रायगढ़ खरसिया के निकट बोतलदा ग्राम इससे संबंधित है, बोतलदा, है ना। सूती घाट ये भी रायपुर बिलासपुर मार्ग में पड़ता है मूल रूप से। भंवरखोल कहाँ पड़ता है, रायगढ़ में पड़ता है। तो ये प्रमुख रूप से आपको प्लेसेस को ध्यान में रखना है। एग्जैक्टली अगर हम बात करें प्रागैतिहासिक काल में तो प्लेसेस ही हैं, जगह ही हैं, उन जगहों को ही आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। वैदिक काल को आप जानते हैं, वैदिक काल आर्यों का जब भारत में आगमन हुआ है ना, तो उनके समय काल को ही हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं, क्योंकि उनकी जो संस्कृति रही है ना, तो संस्कृति का जो भी विस्तार हम मूल रूप से सिंधु नदी और उसके आसपास एरिया में उनका जो है निवास स्थान हुआ भारत में। उसके पश्चात उनकी जो संस्कृति है पूरे भारत में जिस प्रकार से आर्यवर्त के रूप में प्रचलित हुई, तो आर्यों के आगमन के पश्चात वेदों पर आधारित जो संस्कृति रही आर्यों की, उसे ही हम लोग क्या बोल देते हैं, वैदिक काल कह देते हैं, है ना। 1500 से 600 ईसा पूर्व के लगभग हम वैदिक काल का अध्ययन करते हैं। चूंकि छत्तीसगढ़ में मैकडॉनल एवं किच कहते हैं कि ऋग्वेद में है ना, ऋग्वेद में इसे दक्षिणापथ कहा गया है। हमारा छत्तीसगढ़ वाला जो एरिया है इसको क्या कहा गया है, दक्षिणापथ। किसी प्रकार से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ इत्यादि का नाम उल्लेख नहीं हुआ है। जो तो हम महाजनपद काल जाएंगे तब छत्तीसगढ़ कहा गया, उसी का भ्रम छत्तीसगढ़ कहा जाता है, ऐसा कह दिया गया है। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि ऋग्वेद में मूल रूप से हमारे इस क्षेत्र को, छत्तीसगढ़ को क्या कहा गया है, दक्षिणापथ कहा गया है। तो ये नाम बस आपको ध्यान में रखना है कि ऋग्वेद में इस एरिया को, हमारे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश इस क्षेत्र को मूल रूप से क्या कहा गया है, दक्षिणापथ कहा गया है। वहीं अगर कवि हरिशरण की बात करें तो अपने प्रयाग प्रशस्ति में विंध्याचल पर्वत का दक्षिणा भाग दक्षिणापथ के रूप में जाना जाता था, जो कि कृष्ण मृगों के लिए प्रसिद्ध था। तो ये कृष्ण मतलब कि काला ना, काले हिरण, कृष्ण मृग मतलब काला हिरण, कृष्ण का मतलब होता है काला, मृग मतलब हिरण। तो कृष्ण मृगों के लिए प्रसिद्ध था क्या, विंध्याचल पर्वत का दक्षिण भाग। विंध्याचल पर्वत का दक्षिण भाग हमारा दक्षिणापथ के नाम से इस समय जाना गया है। तो एक प्रश्न डायरेक्ट अगर आपसे पूछा जाए अब तो बता लोगे कि वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से पुकारा गया है, तो ऋग्वेद में स्पष्ट रूप से छत्तीसगढ़ को हम दक्षिणापथ के नाम से जानते हैं। ये बात आप विशेष करके ध्यान में रखेंगे। ठीक, रामायण काल, महाभारत काल, इसको भी हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ को क्या कहा गया है, ये इस बात पर भी हम डिस्कस करेंगे।
जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि छत्तीसगढ़ को, है ना, छत्तीसगढ़ को वैदिक काल में ऋग्वेद में क्या कहा गया, दक्षिणापथ कहा है ना। हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति में भी उन्होंने इस क्षेत्र को, विंध्याचल पर्वत के दक्षिण भाग को क्या कहा, दक्षिणापथ कहा। लेकिन महाकाव्य कितने हैं, अगर हम महाकाव्य की बात करें इंडिया के संदर्भ में, तो रामायण और महाभारत, यही दो क्या हैं, महाकाव्य हैं। तो महाकाव्य के संदर्भ में हम रामायण और महाभारत दोनों में छत्तीसगढ़ को किस नाम से पुकारा गया है ये भी देख लेते हैं। रामायण काल की बात करें तो रामायण काल में विंध्याचल पर्वत के दक्षिण भाग में जो राज्य था ना, इस राज्य को हम मूल रूप से कौशल्या माता जी के, यहां पर देखो भानुमंत कौन थे, भानुमंत थे माता कौशल्या की पिताजी, है ना। तो इन्हीं का क्षेत्र था, इन्हीं का क्षेत्र उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल में, यहां पर ध्यान देने लायक बात है, ये उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल, इसको थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं फिर एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे कि देखो यहां पर रामायण ग्रंथ में क्या कहा गया है, कौशल के दो भाग, यहां पर देख लो कौशल के दो भाग, नॉर्थ और साउथ। तो कौशल के दो भाग, उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल, क्या उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल। उत्तर कौशल अयोध्या कहलाया, ध्यान दीजिएगा यहां पर कंफ्यूजन किसी प्रकार से नहीं होना चाहिए। उत्तर कौशल को ही क्या कहा गया है, अयोध्या कहा गया है, जिसके राजा कौन थे भाई, दशरथ, जिसके राजा कौन थे, दशरथ। तो उत्तर कौशल में राजा कौन थे, दशरथ थे। क्लियर है, यहां तक सब समझ में आया। उत्तर कौशल के राजा कौन थे, दशरथ। राजा भानुमंत अपनी पुत्री कौशल्या का विवाह किससे किए, दशरथ से किए। चूंकि राजा भानुमंत के कोई पुत्र नहीं थे, इसी नाम से ये जो दक्षिण कौशल में राज कर रहे थे, कौन, राजा भानुमंत, तो ये भी राजा दशरथ को प्राप्त हो गया। यानी उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल किसको प्राप्त हुआ, उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल किसको प्राप्त हुआ, तो राजा दशरथ को प्राप्त हो गया। इस प्रकार से दोनों के विवाह उपरांत राम का जन्म हुआ, जिनका विवाह मैथिली राजकुमारी सीता से हुआ, जिनके दो पुत्र हुए लव और कुश, जिनमें से अयोध्या राज्य किसको मिल गया, लव को, और दक्षिण कौशल राज्य जो है कुश को मिल गया। इस प्रकार से दक्षिण कौशल को हम कुश स्थली के नाम से भी जानते हैं। क्यों कुश स्थली कहते हैं, क्योंकि दक्षिण, नॉर्थ एंड साउथ की अगर हम बात करें तो ये जो साउथ वाला एरिया है किसको मिला था, कुश को मिला था, और दक्षिण कौशल कुश को मिलने के कारण इसका नाम और क्या पड़ गया, कुश स्थली भी पड़ गया। तो अब यहाँ पर कई प्रश्न बनेंगे कि रामायण काल में छत्तीसगढ़ का क्या नाम है, तो दक्षिण कौशल। अगर हम कौशल की बात करें तो कौशल जो है नॉर्थ और साउथ दो कौशल है मूल रूप से। और कौशल हम जब कहेंगे जब ये राजा भानुमंत अपनी पुत्री का विवाह, कौशल्या का विवाह किससे करेंगे, दशरथ से करेंगे। अब दशरथ से विवाह करने के पश्चात ही हम क्या कहेंगे कि भाई पूरा जो उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल को हम कौशल कह सकते हैं, क्योंकि दोनों राज्य आपस में क्या हो गए, मिल गए। लेकिन जब बंटवारा होगा राज्य का, क्योंकि राम के जन्म के पश्चात राजकुमारी सीता के साथ, मैथिली राजकुमारी सीता के साथ जब राम का विवाह हुआ तो उनके दो पुत्र हुए, कौन, लव और कुश। और लव को कौन सा राज्य मिला भाई, यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है, लव को कौन सा राज्य मिल रहा है, तो नॉर्थ, तो उत्तर कौशल कहलाया। लेकिन दक्षिण कौशल किसको मिला, कुश को मिला, इसी नाम से इसका नाम क्या पड़ गया, कुश स्थली पड़ गया। तो एक प्रश्न यहां से भी बनता है कि रामायण काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से पुकारा गया है, कुश स्थली से, कुश स्थली के नाम से और दक्षिण कौशल के नाम से। क्लियर है, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो छत्तीसगढ़ में रामायण कालीन स्थल हैं, तो ये प्रमुख स्थल हैं, इसको आप लोग ध्यान में रख सकते हो, जैसे सरगुजा, भरतपुर, सूरजपुर, जांजगीर चांपा, बलौदा, रायपुर, राजिम। इसको हम मैप में आपको बाद में और बताएंगे, ठीक है, ये नाम आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए, राम वन गमन पथ परियोजना, इस पर भी हम लोग बाद में बात करेंगे। 51 प्लेसेस हैं, तो इसका शुरुआत जो है 22 नवंबर 2019 को चंदखुरी कौशल्या माता मंदिर से इसका प्रारंभ किया गया है। तो ये हम बाद में इसका और डिटेल में पढ़ेंगे, मैप में पढ़ेंगे, है ना। सीतामढ़ी, हरचौका, ये प्लेसेस, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। अब कोरिया में अब क्या है, और भी हम कुछ प्लेसेस को यहाँ पर ऐड करेंगे। तो ये प्रमुख प्लेसेस हैं जहाँ पर हम इसको और बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम सीधा महाभारत काल की ओर आते हैं, उस पर मैं बाद में आपसे और डिस्कस करूंगा अच्छे से। महाभारत काल की बात करें हम, महाभारत काल,
तो महाभारत काल में अब छत्तीसगढ़ को क्या कहा गया? देखो हमने बहुत सारे नाम सुने। वैदिक काल में क्या कहा गया है? दक्षिणापथ। समझ में आ रहा है? माइंड कनेक्ट कर पा रहे हो? चलो आप लोग कमेंट में बताना मुझे। अगर हम बात करें कौन से काल की? वैदिक काल की। तो वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहा गया? कमेंट करके बताओ। दक्षिणापथ कहा गया। रामायण काल, महाकाव्य काल में, रामायण काल में क्या कहा गया? दक्षिण कौशल, और दूसरा कुशस्थली। दक्षिण कौशल और कुशस्थली, नाम याद हुआ। अब हम बात करेंगे महाकाव्य में, एक महाभारत काल में। तो महाभारत काल के संदर्भ में हम देखें तो महाभारत काल के संदर्भ में इतिहासकारों के अनुसार इस क्षेत्र को पाक कौशल के नाम से पुकारा गया है। तो ये तीसरा आईएमपी क्वेश्चन। 3 नाम आपको मिल गया छत्तीसगढ़ का, पाक कौशल। आगे और बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, अभी पाक कौशल कहा जा रहा है, राइट। आगे चल करके छत्तीसगढ़ कहा जाएगा, फिर छत्तीसगढ़ कहा जाएगा। तो इस प्रकार से नाम अभी परिवर्तित होते जाएगा। अब देखो कौन कौन से नाम मिल गए आपको। पहला नाम क्या मिला? वैदिक काल में दक्षिणापथ। फिर रामायण काल में आपको क्या नाम मिला? एक तो दक्षिण कौशल और दूसरा कुशस्थली। वहीं अगर हम महाभारत काल की बात करें तो महाभारत काल में इसको क्या कहा गया है? पाक कौशल कहा गया है। फिर से एक बार देखो क्या नाम बताया गया है? पाक कौशल, जिसके शासक राजा कौन थे? सहदेव थे। कौन थे? सहदेव। राजा कर्ण कौशल के शासक थे, जो कि संभवतः छत्तीसगढ़ का ही क्षेत्र था। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत शक्ति विकास खंड में ऋषभ तीर्थ, अब शक्ति क्या बन गया है? जिला बन गया है ना, तो विकास खंड भी जिला भी। तो इस प्रकार से शक्ति विकास खंड के ऋषभ तीर्थ में दमऊ दहरा नामक स्थान से गुंजी शिलालेख प्राप्त हुआ है। क्या? गुंजी शिलालेख। तो महाभारत काल में ये गुंजी शिलालेख बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, जो कि महाभारत के कालीन समकालीन साक्ष्य है। राजा ताम्रध्वज एवं मोरध्वज भी इसी क्षेत्र के शासक रहे हैं, जिनकी राजधानी कहाँ थी? मणिपुर थी या रतनपुर थी। इनका शासन क्षेत्र आरंग में भी था। इस काल में बस्तर को कांतार या महाकांतार के नाम से पुकारा गया है, और सिरपुर को हम चित्रांगतपुर के नाम से इस समय पुकारते थे। ये कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है ऑलरेडी कि चित्रांगतपुर किसे कहा गया? तो सिरपुर को ही चित्रांगतपुर कहा गया है। महाभारतकालीन स्थल हैं रतनपुर, सिरपुर, गुंजी दमऊ दहरा वाला है ना, वहीं आरंग, खल्लारी। तो ये प्रमुख प्लेस है। जैसे रतनपुर को मणिपुर या रत्नावलीपुर, और सिरपुर को चित्रांगतपुर, गुंजी को दमऊ दहरा, आरंग को भांडेर और खल्लारी को खल्लवाटिका के नाम से पुकारा गया। ये कहाँ कहाँ पर पड़ता है? रतनपुर बिलासपुर में, सिरपुर महासमुंद, गुंजी जांजगीर चांपा, अब शक्ति ले लेंगे उसको, है ना, गुंजी शक्ति, आरंग जो है मूल रूप से रायपुर, और खल्लारी जो है महासमुंद। क्लियर है? यहां पर एक प्रश्न और ध्यान में रखना, जैसे रतनपुर, मणिपुर या रत्नावली से बात करें तो मोरध्वज और उनके पुत्र ताम्रध्वज की राजधानी से संबंधित रहा है। सिरपुर चित्रांगतपुर नाम रहा है। महासमुंद अर्जुन के पुत्र भब्रवाहन की राजधानी थी। गुंजी दमऊ दहरा की बात करें तो ऋषभ प्रथम जैन तीर्थंकर से संबंधित है। गुंजी भांडेर की बात करें, मोरध्वज की कथा के संबंध में यहाँ जानकारी मिलती है। खल्लारी खल्लवाटिका महासमुंद में लक्षागृह, भीमखो, भीम के पद चिन्ह यहां से हमें प्राप्त होते हैं। क्लियर? इसके बाद महाजनपद काल में क्या कहा गया? तो महाजनपद काल में ना छत्तीसगढ़ का कोई भी जानकारी नहीं मिला है, छत्तीसगढ़ का कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, मगध महाजनपद के राजा जरासंध के अत्याचार से पीड़ित 36 चर्मकार या 36 परिवार, 36 घर इस क्षेत्र में दक्षिण कौशल में आकर के बस गए। इस नाम से इस क्षेत्र में ये 36 चर्मकार परिवार के कारण इस क्षेत्र का नाम आगे चल करके छत्तीसगढ़ पड़ा, ऐसा मान्यता है। ठीक है, तो इसको हम कह नहीं सकते। वेलगर ने इस प्रकार की जो है बातें कही हैं अपनी रिसर्च में। राय बहादुर हीरालाल क्या कहते हैं कि चेदी महाजनपद था भाई। क्या? चेदी महाजनपद। और इसी चेदी महाजनपद का राज्य क्या कहलाया? छत्तीसगढ़ के नाम से जाना गया। और छत्तीसगढ़ ही आगे चल करके क्या बन गया जी? छत्तीसगढ़ बन गया। देखो ढेर सारे नाम आपको पता चल गए। बुद्ध के अवदान शतक की बात करें तो अवगुत्तर निकाय में छत्तीसगढ़ को क्या कहा गया? कौशल कहा गया, कौशल का हिस्सा कहा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम को आपको ध्यान में रखना कि
वेलगर ने किस प्रकार की बात कही है? तो वेलगर ने कहा है कि मगध महाजनपद के राजा जरासंघ के अत्याचार के से पीड़ित 36 चर्मकार परिवार या 36 घर जिस क्षेत्र में आकर के बस गए उस क्षेत्र को हम छत्तीसगढ़ कहे। राय बहादुर हीरालाल कहते हैं कि चेदी महाजनपद का राज्य चेतीसगढ़ कहलाया और बाद में इसी का भ्रंश क्या बना? छत्तीसगढ़ बना। बुद्ध के अवदान शतक में कहा गया है कि अंगुत्तर निकाय के अनुसार छत्तीसगढ़ जो है कौशल का हिस्सा था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए थे। क्लियर? छत्तीसगढ़ में बौद्धकालीन स्थल की बात करें, छत्तीसगढ़ में बौद्धकालीन स्थल की बात करें तो यहाँ पर ये प्रमुख प्लेसेस हैं जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न जनरली पूछे गए हैं और पूछा भी जाएगा। खास करके जो वन डे एग्जाम है ना, वहाँ पर ये ऐसे प्रश्न जनरली पूछ दिए जाते हैं और इसे इग्नोर करने वाली बात नहीं, आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि भोंगापाल, मैनपाट, मल्हार, डोंगरगढ़, सिरपुर और तुरतुरिया। तुरतुरिया तो हर बार किसी न किसी एग्जाम में अभी अब आने की संभावना बन रही है, क्योंकि जैसे कि हम लोगों ने अभी राम वन गमन पथ मार्ग के विषय में बात किया तो वहां से भी संबंधित तुरतुरिया नामक प्लेस इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो यहाँ पर भोंगापाल, मैनपाट, मल्हार, डोंगरगढ़, सिरपुर और तुरतुरिया ये प्लेसेस आपको नजर आ रहा है। भोंगापाल की अगर हम बात करें तो कोंडागांव जिले में जहां भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा स्थित है ना, यहाँ स्थित चैत्य मंदिर टीला को हम क्या बोलते हैं? डोकरा बाबा का टीला। अब आपसे क्या प्रश्न पूछेगा, ये डोकरा बाबा का टीला कहाँ है? भोंगापाल में। भोंगापाल मतलब कि कोंडागांव में, कोंडागांव। तो भोंगापाल में क्या है? डोकरा बाबा का टीला है। तो ये ध्यान में रखने लायक बात है। इसके अलावा सप्तमात्रिका का टीला है जिसको हम रानी टीला के नाम से भी जानते हैं और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भोंगापाल में हम लोग दो प्रमुख चीज देख रहे हैं, एक तो चैत्य मंदिर है जिसको हम डोकरा बाबा का टीला कहते हैं और एक सप्तमात्रिका टीला है जिसको हम रानी टीला के नाम से जानते हैं। मैनपाट की बात करें तो बौद्ध मंदिर, इस मंदिर का निर्माण परंपरागत बौद्ध वास्तुकला के अनुसार किया गया है। वहीं मल्हार की बात करें तो जहां उत्खनन से अनेक बौद्ध मूर्तियां प्राप्त हुई मल्हार में, ये अपना मल्हार बिलासपुर के पास, सरबपुरी राजवंशों ने यहां पर शासन किया था एक समय में, है ना। वहीं अगर हम डोंगरगढ़ की बात करें तो प्रज्ञागिरी की पहाड़ी, ये पूछता है प्रज्ञागिरी की पहाड़ी कहाँ है? तो प्रज्ञागिरी की पहाड़ी आप ध्यान में रखेंगे कहां? तो डोंगरगढ़ में। ठीक है, इसके बाद देखो डोंगरगढ़ में ही प्रज्ञागिरी की पहाड़ी, यहां गौतम बुद्ध की प्रतिमा है और यहां प्रति 6 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन भी मनाया जाता है। ये एक अच्छा पॉइंट हो सकता है यहाँ पर डोंगरगढ़ से संबंधित। एक तो प्रज्ञागिरी की पहाड़ी कहाँ है पूछ दिया तो आप लोकेट कर पाए। ये 6 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ होता है? तो प्रज्ञागिरी की पहाड़ी डोंगरगढ़ में। तो ये दो बातें यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। टीला टीला रानी टीला पूछ दिया, कभी डोकरा बाबा का टीला पूछ दिया, कभी बौद्ध टीला पूछ दिया, तो कंफ्यूजन बहुत हो जाता है कि भाई देखो ये भी चैत्य जो है ना, चैत्य मूल रूप से किससे संबंधित रहा है? जैनिज्म बुद्धिज्म से संबंधित रहा है। तो कई बार हमको ये कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पर बौद्ध टीला पूछ दिया और लिख दिए क्या? सिरपुर। और यहाँ पर चैत्य टीला की बात की जा रही है। तो चैत्य टीला, अगर डोकरा बाबा का टीला पूछा जा रहा है तो डोकरा बाबा का टीला आप क्या समझेंगे? कोंडागांव में भोंगापाल से कनेक्ट करेंगे। लेकिन बौद्ध टीला के बारे में पूछा जाए तो आप क्या कनेक्ट कर पाएंगे? यहाँ पर सिरपुर। तो ये दो चीजें आपको विशेष करके ध्यान में रखना है। क्लियर? और बाकी जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर उन सब विषय में आपसे और डिस्कस करूंगा। अब देखो यहाँ से ये बातें आपको समझ में आई और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर ना जैन धर्म में एक भगवती सूत्र है। धीरे धीरे हम लोग नाम को देखते जा रहे हैं। अब जैसे कि आपने नाम, जैसे कि हम यहां पर भगवती सूत्र की बात कर रहे हैं तो नाम को ही हम लोगों ने देखा। अल्टीमेटली मैं आपको नाम को ही बताया अब तक, यहां से हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन मैं एक बार नाम को आपको रिवाइज कराना चाह रहा हूं और आप लोग खुद कमेंट में मुझे बताइए नाम आपको याद हुआ कि नहीं। जैसे कि हमने बात किया है ना, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात किया वैदिक काल में, तो वैदिक काल में इसको क्या कहा गया? कमेंट में जल्दी बताओ। दक्षिणापद। क्या कहा गया? दक्षिणापद। वहीं अगर हम महाकाव्य में रामायण और महाभारत काल की बात करें तो रामायण काल में इसको क्या कहा गया? कौशल और दक्षिण कौशल। तो दक्षिण कौशल के अलावा इसको क्या कहा गया? कुश स्थली भी कहा गया है। क्या?
कुशस्थली कहा गया है। महाभारत काल में इसको पाक कौशल कहा गया, क्या, पाक कौशल। लेकिन महाजनपद काल के आते आते हम इसका नाम देखते हैं कि नाम परिवर्तित हो गया। और यहां पर आप लोगों ने देखा है, यहां पर देखिए, यहां पर आप लोगों ने देखा है कि महाभारत काल में इसका नाम चेंज हो गया। एक तो पाक कौशल कहा हम लोगों ने, पाक कौशल, और इसके अलावा हम ये कहते हैं कि एक चेदी महाजनपद था, क्या, चेदी महाजनपद। और चेदी महाजनपद के कारण इसको हम लोग क्या कह दिए, चेदिसगढ़ कह दिए। और चेदिसगढ़ का ही अपभ्रंश आगे क्या हुआ जी, चेदिसगढ़ हुआ। तो इस प्रकार से आप लोगों ने नाम को समझने का प्रयास किया। चलिए मिलते हैं नए क्लास में। आप लोग इसी तरह से स्टे रहिए और कनेक्टेड रहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल आप कर दीजिए, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे।